नमस्कार, मैं हूं गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं जी टीवी भारत न्यूज। चुनाव का माहौल है, झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है और जी टीवी भारत न्यूज़ की टीम जो है लगातार जनता के बीच जा रही है और जनता की हर वो आवाज़ बनने का काम कर रहा है। क्या आखिर 2024 में जनता के बीच क्या चुनावी मुद्दा होगा? किन मुद्दों को लेकर जनता त्रस्त है, किन समस्या को लेकर जनता त्रस्त हैं? चाहे अगर हम राजनीतिक नेताओं की बात करें तो क्या वो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर जो है बीजेपी हो या फिर जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में हैं, क्या उनका क्या मुद्दा होगा? इन सारे चीज़ों का सवाल आज हम लोग जानेंगे। दूसरी बात, झारखंड में कभी भी चुनावी बिगुल बजता है या चुनावी माहौल होता है तो सबसे पहले चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, उनका सबसे बड़ा मुद्दा होता है स्थानीय नीति, नियोजन नीति, सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, पैसा एक्ट, कानून लागू हो। झारखंड में यहाँ के जो मजदूर तबके के लोग हैं, जो आदिवासी समाज के लोग हैं या अन्य कौम के जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको रोज़गार मिले, उनको रोज़गार से जोड़ा जाए। चाहे जो जल, ज़मीन, जंगल की अगर रक्षा की बात हो, ये मुद्दा हमेशा चुनावी दंगल में गरमाते रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर एसपीटी एक्ट कानून क्या है, सीएनटी एक्ट कानून क्या है? अगर ये संथाल परगना में सख्ती से लागू होता है तो क्या संथाल परगना में रहने वाले जितने भी कौम के लोग हैं उसको क्या फ़ायदा होगा या फिर सिर्फ तो कौम के ही लोगों को फ़ायदा होगा? इन सारे मुद्दों पर हम लोग जानेंगे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए पौलुस मुर्मू जी है, जो बोरियो विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में हैं और ख़ास करके अगर इसकी राजनीतिक कैरियर को देखा जाए तो ये लंबे समय से राजनीतिक करते आ रहे हैं। चाहे झारखंड आंदोलन की बात की जाए, उसमें भी इसका जो है एक अहम भूमिका था। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के घर में इन्होंने लंबे समय तक जो है अपना पार्टी के लिए जो है अपने चेहरे को बरकरार रखा है। दादा, सबसे पहले तो जी टीवी में आपका स्वागत है। जी टीवी के तमाम दर्शकों को मेरी ओर से हार्दिक जोहार और बोरियो विधानसभा की तमाम मतदाताओं और भाइयों बहनों को भी मेरी ओर से हार्दिक जोहार। दादा, झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है। संथाल परगना झारखंड के राजनीति का मुख्य द्वार कहा जाता है और इस बार संथाल परगना के अगर हम 18 सीटों की बात करें उसमें से बोरियो और राजमहल का चुनाव बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। बोरियो से दादा आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में हैं। अक्सर देखा जाता है कि दादा कि चुनाव का माहौल कभी भी बचता है तो एसपीटी एक्ट मुद्दा हो, सीएनटी एक्ट कानून का मुद्दा हो, पैसा एक्ट को लेकर हो, स्थानीय नीति को लेकर हो, नियोजन नीति को लेकर हो, वो माहौल गर्मा जाता है। आखिर क्या है दादा, एसपीटी एक्ट कानून क्या है, सीएनटी एक्ट कानून क्या है? मेरे दर्शकों को बारीकी से बताने का प्रयास करूँगा। देखिए, एसपीटी एक्ट ये संथाल परगना क्षेत्र की काश्तकारी कानून है और ये कानून 1855 के संथाल हुल क्रांति के बाद इस कानून को अंग्रेजी शासक ने महसूस किया, क्योंकि उस समय जिस तरह से महाजनों का आदिवासियों के ज़मीन और उनके साथ शोषण उत्पीड़न जारी था, इसी का एक विद्रोह था। और चूँकि उस समय आपको पता होगा कि आपने इतिहास अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि उस दरमियान अंग्रेजी शासक ने उनके इशारे पर यहाँ के महाजन जो राजस्व वसूली करते थे, कई गुना राजस्व बढ़ाकर उगाही करने लगे थे, जिससे इस क्षेत्र के लोग काफ़ी आक्रोशित थे और इसी का कारण था संथाल हुल। और संथाल हुल चूँकि ज़मीन जो राजस्व नहीं दे पाता था, वो अंग्रेजी शासक अपने कब्जे में लेकर उसको गैर आदिवासियों के हाथ वो सौंप देते थे। तो ये इस क्षेत्र के सीधो कान्हू जैसे महान हमारे संथाल विद्रोही
क्रांतिकारियों ने उनके साथ चांद भैरव, फूलो झानो, श्याम परगना, चंपई, गर्भू जैसे योद्धाओं ने ऐसे शासकों का, ऐसे महाजनों का पुरजोर विरोध किया और जिसका परिणाम आज आप देख रहे हैं। इतनी बड़ी 1855 की कम से कम 30,000 से अधिक संताल विद्रोहियों ने अपने खून से इस एसपीटी एक्ट को सींचा है, एसपीटी एक्ट को लिखा है और आज हमारा ज़मीन सुरक्षित है। ये काश्तकारी कानून कृषि भूमि को किसी भी तरह से हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। यहाँ की ज़मीन, आदिवासी की ज़मीन आदिवासी में भी हस्तांतरित नहीं होना है, सिर्फ घर जमाए के अलावे। उसी तरह ओबीसी की ज़मीन जो एसपीटी एक्ट के दायरे में है वो ओबीसी को ही हस्तांतरित होगी, वो अन्य जातियों को हस्तांतरित नहीं हो सकती है। तो ये ज़मीन की सुरक्षा है, यहाँ की लोगों की सुरक्षा है, उनकी सुरक्षा की गारंटी एसपीटी एक्ट देता है। लेकिन आज की तारीख में आप देख लीजिएगा, एसपीटी एक्ट की ज़मीनें सरकार के संग रहते, सरकार के संरक्षण में, हम संरक्षण ही कह सकते हैं, सरकार के संरक्षण में अंधाधुंध अवैध तरीके से हस्तांतरित हुआ है और अभी भी जारी है। किसी सरकारों में इस झारखंड अलग राज्य होने के बाद 20 वर्षों में किसी भी सरकार ने इसको सख्ती से लागू करने का प्रयास नहीं किया, जिसका परिणाम मैंने पहले भी आपके एक न्यूज़ इंटरव्यू में आपको बताया था। आप साहेबगंज का शहर से सटे इलाका को आप देख लीजिए, पोखरिया, बड़तल्ला, आपका पंचगढ़, छोटी पंचगढ़, बड़ी पंचगढ़, घोगी, फिर लोहंडा, ऐसे सैकड़ों गांव है। आप मिर्जा चौकी से लेकर आप तलझारी के मस्कलैया तक आप आइएगा तो यहाँ भी हजारों एकड़ ज़मीन, आदिवासियों की ज़मीन गैर आदिवासियों को हस्तांतरित हुई है, वो अवैध तरीका से। तो जो वैध है, मैं ये नहीं कहता हूँ वैध तरीका से जहाँ हस्तांतरण के लायक है आप वहाँ करिए, लेकिन अवैध तरीके से जो हस्तांतरण हुआ है ये एसपीटी यहाँ के लोगों के लिए, ये जिनके लिए ये कानून बनाया गया है वो बहुत ही घातक है। और आने वाले समय में मैं बताना चाहता हूँ इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। और हर राजनीतिक दल मुद्दे तो उठाते हैं, उनकी सरकार भी बनती है। आप पिछले 16-17 साल से एनडीए की सरकार रही, भाजपा की सरकार रही, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। विगत 5 साल से हेमंत सोरेन की सरकार है, हेमंत सोरेन ने भी इस मुद्दे पर कोई काम नहीं किया। अभी भी आप कह सकते, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, एसपीटी एक्ट जैसे कानून का अनुपालन कराने में हेमंत सरकार भी विफल रही है। अगर दादा जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि संथाल परगना में एसपीटी एक्ट कानून लागू है, सीएमटी एक्ट कानून लागू है, लेकिन क्या जिस मकसद से इस कानून को बनाया गया था, क्या उसका फॉलो संथाल परगना में हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ जो सरकार है वो सरकार क्या कर रहे हैं? इस कानून को आखिर सख्ती से लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? अक्सर हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक की दुनिया में चुनाव से पहले लगातार पार्टी के बड़े बड़े पार्टियों के नेता हल्ला करते हैं कि संथाल परगना में आदिवासियों की ज़मीन लूटी जा रही है, ज़मीन हड़पी जा रही है। तो भाई सरकार क्या कर रहा है? मैं बता दूं, राजनीतिक दल सिर्फ मुद्दे पर राजनीति करती है, मुद्दे समाप्त करने की राजनीति नहीं कर रही है। वो चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, दोनों ही सरकार को हम लोगों ने देखा है। और ये इस मुद्दे को जस के तस रहना चाहती है और वो सिर्फ वोट की राजनीति करती है। और
मैं ये कह सकता हूँ सिर्फ डराने और चमकाने के लिए, जो कि डरा चमकाकर धमकाकर इस मुद्दे को उछालकर लोग, वैसे लोग जो एसपीटी एक्ट का उल्लंघन किए हैं, वो भय से झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट करे, भाजपा को वोट करे। यही दोनों दलों का चरित्र रहा है। अगर सही मायने में एसपीटी एक्ट का सुरक्षा चाहते हैं, एसपीटी एक्ट को बचाना चाहते हैं, तो मैं इतना ही कह सकता हूँ, एसपीटी एक्ट की जमीनें अविलंब खाली कराया जाए और मूल रैयत को सौंपा जाए। तभी हम समझ सकते हैं कि एसपीटी एक्ट को आपने सख्ती से लागू किया है। इसके अलावा दादा, अगर हम एक्सपीटी एक्ट और सीएनटी एक्ट कानून के अलावा अगर हम देखते हैं तो स्थानीय नीति और नियोजन नीति का भी मुद्दा सामने आता है, जिसका काफ़ी सारा, अगर राजनीतिक पारा अगर बात करें तो दोनों मुद्दे बड़ा हाई लेवल पर चल रहा है, चाहे वो एनडीए के हो या इंडिया गठबंधन के हो। आखिर क्या है स्थानीय नीति? अक्सर नेताओं का जो है बड़े बड़े मंचों से भाषण देते हैं कि स्थानीय नीति लागू होगा, नियोजन नीति लागू होगा तो यहाँ के लोगों को छोटे छोटे नौकरी में रोजगार मिलेगा। आखिर क्या है? आखिर संथाल परगना में बहुत ऐसे जो लोग हैं जो अभी भी नहीं जान रहे हैं कि आखिर स्थानीय नीति या नियोजन नीति कानून क्या है। हमारे दर्शकों के बीच आप बारीकी से रखें। देखिए, स्थानीय एक डोमिसाइल, आप जिसको जो है ना, हम लोग 2000 के बाद जब राज्य अलग हुआ तो सबने सुना था कि डोमिसाइल उस राज्य का अधिवास होता है, वहाँ के मूल का पहचान है। तो मूल के पहचान का आधार क्या होगा? ये स्थानीय नीति है। तो नौकरी से, नियोजन से इनको जोड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप संविधान के आर्टिकल 16(3) में आप देखिएगा कि किसी भी वर्ग या वर्गों के नियोजन के लिए अगर उनको अब चूंकि स्थानीय विषय को, स्थानीय का होना ये राज्य कर सकता है, चूंकि ये ऐसा कहीं नहीं है। आपको फंडामेंटल राइट्स का, मौलिक अधिकार का आर्टिकल 16(3) में स्पष्ट कहता है कि राज्य इसके लिए कानून बना सकती है, लेकिन राज्य को ये जरूरी है कि आप अपने किन किन वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, छूटे हुए हैं, और इसमें स्थानीय लोगों की कितनी जो है ना कमी है, ये आप जब तक सर्वे नहीं कराएंगे और इनका भारत सरकार को नहीं देंगे तब तक, क्योंकि अब तक हमको लगता है 24 वर्षों तक अगर स्थानीय नीति बनाने में अगर रोड़ा आया है तो हमको लगता है यही कारण होगा। मेरे समझ से, मैंने जो संविधान का जो अध्ययन किया है उसके हिसाब से मुझे जो लगा है कि सरकार ने हमेशा बगैर आंकड़ा के साथ स्थानीय नीति को लाने का खामियाजा सरकार ने भुगता है। अगर आंकड़े के साथ स्थानीय लोगों की नियुक्ति पर्याप्त नहीं है तृतीय और चतुर्थ वर्गों की नौकरी में, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि स्थानीय नीति बनाने में कहीं कोई रोड़ा नहीं है और उनको नियोजन के साथ जोड़ने में भी कोई किसी तरह का रोड़ा नहीं है। लेकिन सरकारें, झारखंड की सरकारें, चाहे वो एनडीए की हो या अभी हेमंत सोरेन की सरकार, ये अगर रोड़ा आया तो निश्चित रूप से इसके पीछे का कारण है कि आपने आंकड़े नहीं दिए, बगैर आंकड़े का आपने स्थानीय नीति बना दिया और भारत सरकार को सौंपा, ये राज्यपाल को आगे बढ़ाया, जिसके वजह से चूंकि ये और एक वोट की राजनीति भी है इसमें, चूंकि एक पचड़ा वोट की राजनीति भी है। इस राज्य के बहुत सारे भूभाग में अन्य राज्यों के जो लोग इस राज्य में बसे हैं उनका दबाव भी, राजनीतिक दबाव, आप यूं कह सकते हैं भाजपा या एनडीए की तरफ रहता है, जिसका प्रभाव, जिसका कारण है कि आज स्थानीय नीति बनाने में हमेशा रोड़ा आया है।
स्थानीय नीति या नियोजन नीति सख्ती से या नहीं बनने से या नहीं लागू होने से क्या झारखंडी को आखिर क्या समस्या झेलना पड़ता है? दादा, एक बात हम अक्सर सुने हैं, चाहे वो राज्य के बड़े नेताओं की मुँह से हो, कि बंगाल का में जो है बंगाली को नौकरी मिलता है, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के लोगों को नौकरी मिलता है, बिहार में बिहारियों को नौकरी मिलता है, लेकिन झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ सब राज्य के लोगों को नौकरी मिलता है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, जो स्थानीय झारखंडी लोग हैं, जिसका पैदाशी झारखंड में है, अब उसको कहाँ पाइएगा? उत्तर प्रदेश में मजदूरी करते हुए, दिल्ली में मजदूरी करते हुए, मालदा में नाला साफ करते हुए। देखिए, ये दुर्भाग्य है इस राज्य का, चूँकि स्थानीय नीति नहीं बन पाना, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। और चूँकि यही कारण है कि अन्य राज्यों के लोग इस राज्य में, चूँकि हमने दरवाज़ा खोल के रखा है, हमारी जब भी जो है ना नियुक्ति की जो है ना विज्ञापन हम देखते हैं, तो भारत का नागरिक हो, तो भारत के नागरिक तो 29 राज्य के लोग हो सकते हैं। अब तृतीय और चतुर्थ वर्ग और की नौकरी में भी अगर भारत के नागरिक को आमंत्रित करे तो स्थानीय लोग कहाँ जाएंगे? तो ये इस राज्य के निर्माता, जिनको हम निर्माता कहते हैं, हमने पूर्व में जो है ना जिनको हम लोगों ने सदन तक भेजा है, जिनके हाथ में सत्ता सौंपी, ये उनका दायित्व था। उन्होंने अपना दायित्व निर्वाह नहीं कर पाया। तो आज जरूरत है इस राज्य को एक मजबूत हाथों में, एक प्रतिबद्ध व्यक्ति के प्रतिबद्ध नेताओं के हाथ में सत्ता सौंपने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर इस बार भी अगर चूक गए तो मैं समझता हूँ हम यहाँ के जो, आप जिस तरह से आपने सवाल किया कि यहाँ हम अन्य राज्यों के लोगों को नौकरी करते देख रहे हैं, तो इनका दरवाज़ा आपका स्थानीय नीति से ही, स्थानीय नीति के निर्धारण से ही, जब तक स्थानीय नीति नहीं बनेगी और नियोजन के साथ उनको नहीं जोड़ा जाएगा, हम उनको नहीं रोक सकते। जिस प्रकार आप कह रहे हैं दादा कि झारखंड में एक अच्छा नेता के हाथ में हम लोग सत्ता सौंपेंगे, जब तक नहीं तब तक राज्य का विकास नहीं होगा। लेकिन झारखंड में अगर बात की जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर बीजेपी, यानी कि एनडीए या इंडिया अलायंस, यही दो ही पार्टी की सरकार अक्सर बनती है। लेकिन झारखंड 2000 की बात की तुलना अगर करें तो झारखंड 24 साल का होने चला है। हालांकि बीजेपी की से जो है सरकार झारखंड में रहा है, इंडिया से जो है अलायंस का भी सरकार झारखंड में रहा है, लेकिन दोनों की अगर डिफरेंट की अगर हम तुलना करेंगे तो किसी ने इन मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया। सरकार बनने के बाद ना कभी ये मुद्दा उठा और ना ही कभी किसी का मुंह से निकला। लेकिन जब भी चुनावी दंगल आता है, चुनावी दंगल में फिर ये मुद्दा आ जाता है कि इस बार सरकार बनेगी तो हम नियोजन नीति सख्ती से लागू करेंगे, आस्था नीति सख्ती से लागू करेंगे। तो दादा, आप आदिवासी के क्षेत्र के आदिवासी नेताओं में से एक बड़े चेहरा हैं, तो क्या लगता है आपको कि सिर्फ आपको अकेले आवाज़ उठाने से इन सारे मुद्दों का समाधान हो जाएगा? विषय तो हमने जिंदा रखा है और ये विषय जब तक जिंदा रहना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, अब जो यहाँ की जो राजनीति है, यहाँ के युवा समझ रहे हैं, युवा छले गए हैं। 5 वर्षों में स्थानीय नीति नहीं बनी। स्थानीय नीति का प्रपोजल अगर कैबिनेट से पारित हुआ भी तो रोका किसने? ये दोनों ही गठबंधन, एक चूँकि राज्यपाल रोकते हैं, तो आप राज्यपाल किनके अधीन काम करते हैं सबको पता है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों अलायंस, दोनों घटक दल जो सत्ता के प्रमुख हैं, सत्ता की चाबी इन दोनों के हाथ में रहती है। ये दोनों प्रमुख दल इसके लिए जिम्मेवार है और दोनों नहीं चाहते हैं इस विषय को पेंडुलम की तरह इसको जो है ना छोड़ दिए हैं, और इससे सबसे ज़्यादा आघात और क्षति पहुंच रहा है। तो हमारे भाइयों को, जो हमारे इस राज्य के नवयुवक जो रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहे हैं, रोजगार की प्रतीक्षा में हैं,
वो झेल रहे हैं। 2024 का चुनावी दादा हो रहा है। इस बार क्या आप लोग आदिवासी समाज खासकर संथाल परगना की अगर बात की जाए तो संथाल परगना का एक राजनीति का एक मुख्य रीढ़ होता है एसटी वोटर। एसटी वोटर को ज़्यादा राजनीति करते हुए देखते हैं, ताकि नेताओं के अक्सर मुँह से हम सुनते रहते हैं कि संथाल परगना में अगर सत्ता हासिल करना है तो एसटी वोटर को अपने ओर कन्वर्ट करना है। बाकी कोई भी नेताओं के मुँह से हम किसी प्रकार का मुद्दा को लेकर जो है बातचीत करते हुए हम नहीं सुने हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या जो 24 सालों से होते आ रहा है वो फिर से 2024 के बाद होगा? देखिए, सारे प्रमुख दल आदिवासी वोटर, चूँकि यहाँ उनकी बहुलता है, संथाल आदिवासियों की बहुलता है, तो निश्चित रूप से निगाह आदिवासी वोटर पर रहेगी और है। और मैं समझता हूँ इस बार कई विधानसभा में यहाँ के प्रमुख राजनीतिक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा कठपुतली टाइप का कुछ प्रत्याशी दिया है। ऐसे प्रत्याशी जैसे आप हमारे बोरियो में भी देख लीजिए, बोरियो में देख लीजिए एक ऐसा चेहरा जिनका दूर दूर तक राजनीति से नाता नहीं था। कई ऐसे जो है ना टिकट की प्रत्याशा में या संगठन में वर्षों से जो मेहनत करने वाले कार्यकर्ता, उनकी उपेक्षा की गई है। ये सारे चीज़ों को बहुत बारीकी से हमारे क्षेत्र के लोग और कार्यकर्ता देख रहे हैं। लेकिन एक बाबा के चक्कर में सब लोग डरे सहमे हैं, लेकिन डर से आप किसी का वोट नहीं ले सकते हैं, ये मुझे आभास हो चुका है। मैं क्षेत्र के दौरा से मुझे आभास हो चुका है। इस बार नैया डूबने वाली है और बाबा मुझे लगता है कम से कम 2 विधानसभा का नैया डुबाने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दादा कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे दर्शकों के बीच साझा किए कि आखिर जो है संथाल परगना की राजनीतिक चुनावी मैदान में या फिर जो है झारखंड का चुनावी मैदान में जो अक्सर गूंजने वाला कानून, चाहे वो एक्सटीटी एक्ट कानून हो या सीएनटी एक्ट कानून हो या फिर नियोजन नीति या आस्थान नीति, क्या था और कैसे झारखंडी को समझना था इस चीज़ को। यदि आप भी अगर झारखंडी हैं और यदि आप भी समझना चाह रहे हैं कि आखिर आपको रोज़गार क्यों नहीं मिल रहा है और आप रोज़गार की तलाश में अपने राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य पर क्यों जाते हैं, क्या इसका जिम्मेदार आप हैं या आपके जो झारखंड में सरकार है वो है? आखिर क्या इन मुद्दों को लेकर आप देखने वाली बात होती है कि जितने भी राजनीतिक दल वादे करते हैं चुनाव से पहले, वो इन मुद्दों पर कितने खड़े उतरते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दादा कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे दर्शकों को भी साझा किए हैं कि आखिर एसपीटी एक्ट सीएनटी एक्ट कानून क्या है यार, समझने की भी ज़रूरत थी, क्योंकि राजनीतिक में ये मुद्दा बड़ा जोर शोर से जो है गर्म हो रहा है। चलिए, आप इसी प्रकार से जो है लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक पहुंच पाए और वो भी जान पाए कि वो रोज़गार की तलाश में क्यों भटक रहा है। गोविंद ठाकुर, जी टीवी भारत न्यूज।